पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ आज़्काबान चैप्टर 2 मार्ज आंटी की गलती। अगली सुबह जब हैरी नाश्ते के लिए नीचे गया तो उसने देखा कि डर्सली परिवार पहले से किचन की टेबल के चारों तरफ बैठा हुआ था। वो नए टीवी पर न्यूज़ देख रहे थे। ये नया टीवी डडली के लिए गर्मियों में घर लौटने का तोहफा था, क्योंकि वो इस बात पर हल्ला मचा रहा था कि फ्रिज और ड्राइंग रूम में रखे टीवी के बीच उसे बहुत चलना पड़ता है। किचन में टीवी आने के बाद डडली अपनी गर्मी की छुट्टियों का ज़्यादातर समय वहीं गुजारने लगा था। वो वहाँ अपनी सूअर जैसी आंखें स्क्रीन पर गड़ाए रहता और उसकी 5 ठुड्डियाँ लगातार हिलती रहती थी, क्योंकि वो लगातार खाता ही रहता था। हैरी डडली और वर्नॉन अंकल के बीच में बैठ गया। वर्नॉन अंकल मोटे थे, उनकी गर्दन छोटी और मूंछें काफ़ी घनी थी। हैरी को हैप्पी बर्थडे कहना तो दूर, किसी ने इस तरफ ध्यान भी नहीं दिया कि वो कमरे में आ गया था। बहरहाल हैरी को अब इस बात की इतनी आदत पड़ गई थी कि उसने इस बात को अनदेखा कर दिया। उसने खुद एक टोस्ट उठाया और टीवी पर न्यूज़ पढ़ने वाले को देखने लगा, जो एक भागे हुए अपराधी के बारे में खबर पढ़ रहा था। और जनता को चेतावनी दी जाती है कि ब्लैक के पास एक हथियार है और वो बहुत खतरनाक अपराधी है। एक विशेष हॉटलाइन बनाई गई है, अगर ब्लैक दिखे तो तत्काल हॉटलाइन पर सूचना दे। वर्नॉन अंकल ने अपने अखबार के ऊपर भगौड़े कैदी को घूरते देखकर कहा, हमें बताने की जरूरत नहीं है कि वो आवारा है। उसकी हालत तो देखो, गंदा वहशी दरिंदा, बाल तो देखो उसके। उन्होंने हैरी की तरफ तमतमाती हुई तिरछी निगाह डाली, जिसके बिखरे बालों से वर्नॉन अंकल को हमेशा चिढ़ होती थी। टेलीविजन पर दिखने वाले अपराधी के लंबे बाल कंधे तक लटक रहे थे। उसकी तुलना में हैरी के बाल बहुत अच्छी हालत में थे। न्यूज़ पढ़ने वाला एक बार फिर दिखाई देने लगा। कृषि और मत्स्य मंत्रालय ने आज ये घोषणा करने वाले। जरा रुको, वर्नॉन अंकल ने न्यूज़ पढ़ने वाले को गुस्से से घूरते हुए कहा, तुमने ये तो बताया नहीं वो दरिंदा भागा कहाँ से? आधी अधूरी जानकारी देने का फायदा क्या है? हो सकता है वो पागल सामने वाली सड़क पर घूम रहा हो। उभरी हुई हड्डियों और घोड़े जैसे चेहरे वाली पेटूनिया आंटी ने घूमकर किचन की खिड़की से बाहर देखा। हैरी जानता था कि पेटूनिया आंटी को हॉटलाइन पर सूचना देने में बहुत खुशी होगी। वो दुनिया की सबसे ज्यादा इधर का उधर करने वाली महिला थी और अपने नीरस और भले पड़ोसियों की जासूसी करने में अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय बिताती थी। वर्नॉन अंकल ने टेबल पर मुक्का मारते हुए कहा, सरकार न जाने कब ये सीखेगी कि ऐसे लोगों से निपटने का इकलौता तरीका यही है कि उन्हें फांसी पर लटका दिया जाए। बिल्कुल सच कहा, पेटूनिया आंटी ने कहा, जो अभी पड़ोसियों के यहाँ लगे पेड़ों के पार घूर रही थी। वर्नॉन अंकल ने चाय का कप नीचे रखा, अपनी घड़ी देखी और बोले, बेहतर होगा मैं 1 मिनट में चल दूं। मार्च की ट्रेन 10 बजे आने वाली है। हैरी अपने कमरे में रखी उड़ने वाली झाड़ू की सर्विसिंग किट के बारे में सोच रहा था। वर्नॉन अंकल के शब्द सुनकर उसे झटका लगा। मार्ज आंटी? उसके मुंह से निकला। वो यहाँ तो नहीं आ रही है ना? मार्ज आंटी वर्नॉन अंकल की बहन थी, हालांकि हैरी का, जिसकी माँ पेटूनिया आंटी की बहन थी। उनसे खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन फिर भी उसे उन्हें मजबूरन आंटी कहना पड़ता था। मार्ज आंटी देहात के एक बड़े बगीचे वाले घर में रहती थी, जहाँ वो बुलडॉग्स पालती थी। वो कभी कभी प्राइवेट ड्राइव आती थी और वो अपने प्रिय कुत्तों से दूर नहीं रह पाती थी। बहरहाल हैरी के दिमाग में उनकी हर यात्रा की भयानक यादें थी। डडली के 5वें जन्मदिन की पार्टी में मार्ज आंटी ने हैरी को अपनी टहलने वाली छड़ी से पीटा था, ताकि वो म्यूजिकल चेयर्स के गेम में डडली को हराना बंद कर दे। कुछ साल बाद जब वो क्रिसमस पर आई तो डडली के लिए कंप्यूटर रोबोट लाई थी और हैरी के लिए कुत्तों के बिस्किट का डिब्बा। आखिरी बार वो हैरी के हॉगवर्ट्स जाने से 1 साल पहले आई थी। उस समय हैरी का पैर गलती से उनके कुत्ते रिपर के पंजे पर पड़ गया था। रिपर ने हैरी को बगीचे तक दौड़ा दिया था और पेड़ पर चढ़ने के लिए मजबूर हो गया, लेकिन मार्ज आंटी ने आधी रात तक रिपर को वापस नहीं बुलाया था। इस घटना की याद करके डडली अब भी इतनी जोर से हंसता था कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। वर्नॉन अंकल ने कहा, मार्ज यहाँ 1 हफ्ते तक रहेगी, और क्योंकि अब ये विषय निकल ही आया है। उन्होंने हैरी की तरफ चेतावनी भरी मोटी उंगली उठाकर कहा, तो जाकर उसे लाने से पहले मैं कुछ बातें साफ साफ कर देना चाहता हूँ। डडली मुस्कुराया और उसने टीवी पर से आंखें हटा ली। वर्नॉन अंकल द्वारा हैरी को डांटते देखना डडली के लिए मनोरंजन का प्रिय तरीका था। वर्नॉन अंकल ने गरजते हुए कहा, सबसे पहले तो तुम मार्ज से तमीज से बात करोगे। हैरी ने कड़वाहट से कहा, ठीक है, पर वो मुझसे तमीज से बात करे तब। दूसरी बात, वर्नॉन अंकल ने ऐसा दिखाया है जैसे उन्होंने हैरी का जवाब सुना ही ना हो, क्योंकि मार्ज तुम्हारे अलग होने के बारे में कुछ नहीं जानती, इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि जब तक वो यहाँ रहे तो कोई अजीब चीज हो। तुम मुझसे ठीक से पेश आओगे, ठीक है? अगर वो ठीक से पेश आए तो, हैरी ने दांत भींच कर कहा। और तीसरी बात, हमने मार्ज को बताया है कि तुम लाइलाज अपराधी बच्चों हेतु सेंट ब्रूटस स्कूल में पढ़ने जाते हो। क्या? हैरी चीखा। और तुम्हें भी यही कहना है लड़के, वरना तुम मुश्किल में होगे। वर्नॉन अंकल ने थूक उड़ाते हुए कहा। हैरी का चेहरा सफेद पड़ गया। वो बैठा हुआ गुस्से से वर्नॉन अंकल को घूर रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था, मार्ज आंटी 1 हफ्ते के लिए आ रही है। ये तो डर्सली दंपति द्वारा दिया गया
बर्थडे का सबसे बुरा तोहफा था जिसमें वर्नॉन अंकल के पुराने मोजे भी शामिल थे। वर्नॉन अंकल ने खड़े होते हुए कहा, तो पेटूनिया, मैं अब स्टेशन जाता हूँ। नहीं, तुम्हें तो घूमने नहीं चलना है ना डडली बेटा? नहीं, डडली ने कहा, जिसका ध्यान एक बार फिर टीवी पर था, क्योंकि अब वर्नॉन अंकल ने हैरी को डांटना बंद कर दिया था। डडली अपनी आंटी के स्वागत के लिए तैयार होगा। पेटूनिया आंटी ने डडली के मोटे सुनहरे बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, मम्मी ने उसके लिए सुंदर नई बो टाई खरीदी है ना? वर्नॉन अंकल ने डडली के मोटे कंधे को थपथपाया। किचन से बाहर निकलते हुए वो बोले, तो कुछ देर में मिलते हैं। दहशत में बैठे हैरी के मन में अचानक विचार आया। उसने अपना टोस्ट छोड़ा, तत्काल अपने कदमों का इस्तेमाल किया और वर्नॉन अंकल के पीछे पीछे घर के सामने वाले दरवाजे तक गए। वर्नॉन अंकल अपना कार कोट पहन रहे थे। जब उन्होंने हैरी को बाहर आते हुए देखा तो गुर्राकर बोले, मैं तुम्हें साथ नहीं ले जाऊंगा। हैरी ने ठंडेपन से जवाब किया, हाँ, जैसे मैं आना चाहता हूँ, मैं तो आपसे कुछ पूछना चाहता था। वर्नॉन अंकल ने उसे शक भरी निगाह में देखा। हैरी बोला, हाँ, मेरे स्कूल के 3rd ईयर के बच्चों को कभी कभी गाँव घूमने जाने की छूट मिलती है। तो वर्नॉन अंकल ने दरवाजे के पास अपने हुक से कार की चाबियां उठाते हुए कहा, मुझे आपसे परमिशन लेटर पर साइन चाहिए। वर्नॉन अंकल ने चिढ़ाते हुए कहा, और मैं ऐसा क्यों करूं? हैरी ने बहुत सावधानी से शब्द चुनते हुए कहा, देखिए, मार्ज आंटी के सामने ये नाटक करना मुश्किल होगा कि मैं सेंट ये वाला स्कूल, लाइलाज अपराधी बच्चों के लिए सुरक्षित सेंट ब्रूटस स्कूल। वर्नॉन अंकल दहाड़े और हैरी को खुशी हुई कि उनकी आवाज में डरने का भाव था। बिल्कुल, हैरी ने वर्नॉन अंकल के बड़े बैंगनी चेहरे की तरफ शांति से देखते हुए कहा, इतना बड़ा नाम याद रखना मुश्किल है ना? मुझे इसे विश्वसनीय बनाना पड़ेगा, है ना? मान लीजिए अगर गलती से मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई तो तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ दी जाएगी लड़के। वर्नॉन अंकल अपनी मुट्ठी तानते हुए हैरी की तरफ बढ़े, क्योंकि हैरी अपनी जगह पर बिना हिले खड़ा रहा। उसने कहा, मेरी हड्डी पसली तोड़ने से मार्ज आंटी वो बात थोड़ी भूल जाएगी जो मैं उन्हें बता सकता हूँ। वर्नॉन अंकल रुक गए। उनकी मुट्ठी हवा में तनी हुई थी और उनका चेहरा लाल हो गया था। लेकिन अगर आप मेरे परमिशन लेटर पर साइन कर देंगे, हैरी ने जल्दी से कहा, तो मैं कसम खाता हूँ मैं याद रखूंगा कि मुझे किस स्कूल में जाना चाहिए और ऐसे अभिनय करूंगा जैसे मैं नॉर्मल हूँ। हैरी जानता था कि वर्नॉन अंकल इस बात पर अच्छी तरह सोच विचार कर रहे हैं, क्योंकि उनके दांत खुले थे और उनके माथे की नस फड़क रही थी। उन्होंने आखिरकार कहा, ठीक है, मैं मार्च की यात्रा के दौरान तुम्हारे बिहेवियर को देखूंगा। अगर तुमने अच्छे से बिहेव किया और हमारा कहना माना तो मार्च के जाने के बाद मैं उस बेहुदा परमिशन लेटर पर साइन कर दूंगा। उन्होंने घूमकर दरवाजा खोला और जाते समय इतना तेजी से बंद किया कि उसके ऊपर लगा कांच निकलकर गिर गया। हैरी लौटकर किचन में नहीं गया, वो सीधा अपने बेडरूम में चला गया। अगर उसे सच्चे मगलू की तरह एक्ट करना था तो बेहतर था कि ये काम अभी से शुरू कर दे। दुखी मन से उसने धीरे धीरे अपने सभी तोहफे और बर्थडे कार्ड्स इकट्ठे किए और उन सबको बिस्तर के नीचे फर्श पर रखे उखड़े बोर्ड में होमवर्क के साथ रख दिया। फिर वो हेडविग के पिंजरे के पास गया। एरल ठीक हो चुका था। वो और हेडविग दोनों सो रहे थे और दोनों के सिर उनके पंखों के अंदर थे। हैरी ने आह भरते हुए उन्हें जगाया। हेडविग, उसने उदासी से कहा, 1 हफ्ते के लिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। एरल के साथ चली जाओ, रॉन तुम्हारी देखभाल करेगा। मैं उसे पूरी बात बताते हुए एक चिट्ठी लिख दूंगा और मेरी तरफ इस तरह मत देखो हेडविग। हेडविग अपनी बड़ी पीली आंखों से उसे धिक्कार रही थी। मेरी कोई गलती नहीं है, ये एक तरीका है जिससे मुझे रॉन और हरमाइनी के साथ हॉग्समीड जाने की परमिशन मिल जाएगी। 10 मिनट बाद एरल और हेडविग, जिसके पैर में रॉन के नाम की एक चिट्ठी थी, खिड़की से बाहर निकले और उड़कर गायब हो गए। बुरी तरह दुखी हैरी ने खाली पिंजरा अलमारी में रख दिया। लेकिन हैरी को चिंता करने के लिए ज़्यादा समय नहीं मिला। थोड़ी देर में पेटूनिया आंटी चीखती हुई ऊपर आई और हैरी से आकर कहा कि वो नीचे आकर मार्ज आंटी का स्वागत करने को तैयार हो जाए। जब वो हॉल में पहुंचा तो पेटूनिया आंटी ने उसे डांटते हुए कहा, अपने बालों का कुछ करो। हैरी की ये समझ में नहीं आया कि उसके बाल संवारने से फ़ायदा क्या होगा। मार्ज आंटी तो वैसे भी उसकी बुराई करेंगे, इसलिए वो जितना ज़्यादा गंदा दिखेगा वो उतनी ही खुश होंगी ना। बहुत जल्दी वर्नॉन अंकल की कार गेट के अंदर आ गई। फिर गिट्टी पर टायरों के रुकने, कार के दरवाजे बंद होने और बगीचे के रास्ते पर कदमों की आवाज़ें आई। पेटूनिया आंटी ने हैरी से कहा, दरवाज़ा खोलो। बहुत निराशा के साथ हैरी ने दरवाज़ा खोला। चौखट पर मार्ज आंटी खड़ी थी। वो काफ़ी हद तक वर्नॉन अंकल की तरह दिखी थी, लंबी, मोटी और बैंगनी चेहरे वाली। हालांकि उनकी मूंछ भी थी, पर अपने भाई जितनी घनी नहीं। उनके एक हाथ में बड़ा सा सूटकेस था और दूसरे हाथ के नीचे एक बड़ा, बूढ़ा और बदमिजाज सा बुलडॉग। मेरा डडली कहाँ है? मार्ज आंटी गर्जी, मेरा भतीजा कहाँ है? डडली हॉल से डोलता हुआ आया। उसके सुनहरे बाल उसके मोटे सिर पर चिपके हुए लग रहे थे और उसकी कई ठुड्डियों के नीचे बोटाई मुश्किल से नजर आ रही थी। मार्ज आंटी ने सूटकेस हैरी के पेट में घुसा दिया, जिससे उसकी हवा निकल गई। इसके बाद मार्ज आंटी ने डडली को एक हाथ से जकड़ लिया और उसके गाल की बड़ी सी पप्पी ले ली।
हैरी अच्छी तरह जानता था कि डडली मार्ज आंटी से गले मिलना सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करता है क्योंकि बदले में उसे पैसे मिलते हैं, और ये बात पूरी तरह सही साबित हुई क्योंकि जब वो अलग हुए तो डडली की मोटी मुट्ठी में एक 20 पाउंड का कड़क नोट था। मार्ज आंटी बोली, पेटूनिया, और फिर वो हैरी को इस तरह अनदेखा करते हुए गुजर गई जैसे वो कोई हैड स्टैंड हो। मार्ज आंटी और पेटूनिया आंटी ने एक दूसरे को गले लगाया, बल्कि कहा जाना चाहिए कि मार्ज आंटी ने अपना बड़ा जबड़ा पेटूनिया आंटी के पतले गाल की हड्डी से टकराया। वर्नॉन अंकल जब तक अंदर जा चुके थे और दरवाजा बंद करते हुए मुस्कुरा रहे थे, उन्होंने कहा, चाय पियोगी मार्ज? और रिपर क्या लेता है? रिपर मेरी ही प्लेट से चाय पी लेता है, मार्ज आंटी बोली जब वो किचन में गए। हैरी हॉल में मार्ज आंटी के सूटकेस के साथ अकेला रह गया, लेकिन उसे कोई शिकायत नहीं। वो तो चाहता ही था कि किसी बहाने से वो मार्ज आंटी से दूर रहे, इसलिए वो आराम आराम से सूटकेस घसीटता हुआ ऊपर वाले खाली एक्स्ट्रा बेडरूम में ले जाने लगा। जब हैरी किचन में लौटा तब तक मार्ज आंटी को चाय और फ्रूट केक मिल चुके थे। उनका कुत्ता रिपर एक कोने में सुड़ सुड़ करके चाय पी रहा था। हैरी ने देखा कि वो अपने साफ फर्श पर चाय और लार गिरती देखकर पेटूनिया आंटी कांप रही थी। वो जानवरों से सख्त नफरत करती थी। वर्नॉन अंकल ने कहा, मार्ज, बाकी कुत्तों को कौन संभाल रहा है? मार्ज आंटी ने जोरदार आवाज में कहा, कर्नल फॉक्स्टर, वो अब रिटायर हो चुके हैं, उनके पास भी तो करने को काम होना चाहिए, लेकिन मुझे रिपर को वहां छोड़ना बर्दाश्त नहीं हुआ, ये मेरी जुदाई नहीं सहन कर पाता। हैरी के बैठने पर रिपर घुर्राया। इससे मार्ज आंटी का ध्यान पहली बार हैरी की तरफ गया। ओ, उन्होंने गुर्राते हुए कहा, अब भी तुम यही हो? जी। तुम्हें इतना अकड़ कर बोलने की जरूरत नहीं है, मार्ज आंटी ने कहा। ये वर्नॉन और पेटूनिया की मेहरबानी है कि तुम्हें यहाँ रखा है। मैं तो ऐसा कभी नहीं करती, लेकिन मेरी चौखट पर तुम्हें छोड़ा गया होता तो सीधा अनाथालय भेज देती। हैरी की कहने की बहुत इच्छा थी कि डर्सली परिवार के साथ रहने के बजाय वो अनाथालय में ज्यादा पसंद करता, लेकिन हॉग्समीड के परमिशन लेटर के विचार ने उसे रोक दिया। उसने अपने चेहरे पर जबरन दर्द भरी मुस्कान लाने की कोशिश की। मार्ज आंटी दहाड़ी, मेरी तरफ देखकर फालतू में हंसो मत। मुझे साफ दिख रहा है जब तो मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब से तुम जरा भी नहीं सुधरे। मुझे आशा थी कि स्कूल वाले तुम्हें थोड़ा तमीज तो सिखा ही देंगे। उन्होंने चाय का बड़ा घूंट लिया और अपनी मूंछ को पोंछते हुए कहा, वर्नॉन, किस स्कूल में डाला है इसे? वर्नॉन अंकल ने कहा, सेंट ब्रूटस में, लाइलाज अपराधियों के लिए सबसे अच्छा स्कूल है। मार्ज आंटी ने कहा, अच्छी बात है। क्या सेंट ब्रूटस में छड़ी इस्तेमाल होती है? उन्होंने टेबल के पार हैरी से पूछा। वर्नॉन अंकल ने मार्ज आंटी के पीछे से अपना सिर हिलाया। हैरी ने कहा, हाँ। फिर उसे महसूस हुआ कि ये बात ढंग से बोलनी चाहिए, तो उसने आगे जोड़ दिया, हर समय। छड़ी तो हमारे स्कूल में हमेशा इस्तेमाल होती है। बहुत बढ़िया, मार्ज आंटी बोली। मुझे बकवास अच्छी नहीं लगती है कि बच्चों की पिटाई नहीं होनी चाहिए। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि बच्चे पिटे बिना सुधर नहीं सकते। 100 में से 99 मामलों में तगड़ी पिटाई की जरूरत होती है। कि तुम्हारी अक्सर पिटाई होती है? हाँ, हैरी बोला, सैकड़ों बार पिटाई होती है। मार्ज आंटी की आंखें सिकुड़कर छोटी हो गई। मुझे तुम्हारे बोलने का अंदाज पसंद नहीं है लड़के, उन्होंने कहा। अगर तुम अपनी पिटाई के बारे में इतना हल्के से बोल रहे हो तो ये बात साफ है कि तुम्हारी जमकर पिटाई नहीं होती। पेटूनिया, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो स्कूल वालों को लेटर लिखती। उन्हें साफ साफ बता दो कि बच्चे के मामले में पूरी तरह पिटाई करने की सलाह है तुम्हारी। शायद वर्नॉन अंकल चिंतित थे कि हैरी अपना वादा भूल सकता है, इसलिए उन्होंने तत्काल विषय बदल लिया। मार्ज, तुमने सुबह की खबर सुनी थी उस भागे हुए कैदी के बारे में? जब मार्ज आंटी वहां आराम से रहने लगी तो हैरी हसरत से सोचने लगा कि अगर वो यहाँ नहीं आती तो कितना अच्छा होता। वर्नॉन अंकल और पेटूनिया आंटी हैरी को आमतौर पर प्रोत्साहित करते थे कि वो उनके रास्ते से दूर रहे। हैरी को भी अच्छा लगता था। दूसरी तरफ मार्ज आंटी हैरी को हर समय अपनी आंखों के सामने ही रखना चाहती थी ताकि वो उसके सुधार के लिए सुझाव दे सके। उन्हें हैरी और डडली की तुलना करने में बहुत मजा आता था। इसके अलावा उन्हें डडली को महंगे तोहफे देना भी अच्छा लगता था। ऐसा करते समय हैरी को घूरना वो कभी नहीं भूलती थी, जैसे उसे पूछने के लिए उकसा रही हो कि उसे तोहफा क्यों नहीं मिला। वो बार बार ये भी बताती रहती कि हैरी इतना घटिया और बुरा क्यों है। तीसरे दिन उन्होंने दोपहर का खाना खाते समय कहा, वर्नॉन, ये लड़का गलत रास्ते पर चला जाए तो खुद को दोषी मत मानना। अगर कोई चीज अंदर से ही सड़ी हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता। हैरी ने अपना ध्यान खाने पर केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ थरथराने लगे और उसका चेहरा गुस्से में तमतमाने लगा। उसने खुद को याद दिलाया, परमिशन लेटर, हॉग्समीड को याद करो, कुछ मत बोलना, उठना मत। मार्ज आंटी ने वाइन के गिलास की तरफ हाथ बढ़ाया। वो बोली, ये पैदाइश के मूलभूत नियमों में से एक है। कुत्तों में भी ऐसा ही होता है। अगर कुतिया के साथ गड़बड़ हो तो पिल्ले के साथ भी कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होती है। मार्ज आंटी ने जिस गिलास को हाथ में पकड़ा था वो उसी समय फट गया। कांच के टुकड़े हर तरफ उड़ने लगे और मार्ज आंटी ने थूक निकलकर पलके झपकाना शुरू किया। उनका बड़ा चेहरा शराब में नहा गया। पेटूनिया आंटी चीखी,
मार्च मार्च तुम ठीक हो ना? मार्ज आंटी ने अपने चेहरे को नैपकिन से पोंछते हुए कहा, चिंता की बात नहीं है, शायद ग्लास को कसकर पकड़ लिया, मेरी पकड़ मजबूत है। कुछ दिन पहले कर्नल पॉपस्टर के यहाँ भी ऐसा ही हुआ था। पेटूनिया बात का पतंगड़ मत बनाओ, मेरी पकड़ मजबूत है। लेकिन पेटूनिया आंटी और वर्नॉन अंकल हैरी को शक भरी निगाहों से देख रहे थे, इसलिए उसने फैसला किया कि बेहतर यही होगा वो पुडिंग छोड़ दे और जल्दी से वहां से उठकर चला जाए। बाहर निकलने के बाद वो हॉल की दीवार पर टिककर गहरी सांसें लेने लगा। बहुत लंबे समय बाद उसे गुस्सा आया और उसने किसी चीज को फोड़ा था। उसने सोचा ये दोबारा नहीं होना चाहिए। सिर्फ हॉग्समीड के परमिशन लेटर का सवाल नहीं था, अगर वो इसी रास्ते पर चला तो जादू मंत्रालय उसके लिए परेशानी खड़ी कर देगा। हैरी अभी भी नाबालिग जादूगर था और जादूगरों के कानून के अनुसार उसे स्कूल से बाहर जादू करने की इजाजत नहीं थी। उसका रिकॉर्ड भी साफ सुथरा नहीं था। पिछली गर्मी उसने एक आधिकारिक चेतावनी मिल चुकी थी जिसमें साफ लिखा था कि अगर भविष्य में प्रिवेट राइड में जादू हुआ तो हैरी को हॉगवर्ट्स से निकाल दिया जाएगा। आवाज़ों से वो समझ गया कि डर्सली परिवार टेबल से उठ रहा है। वो उनके रास्ते से हटकर जल्दी से ऊपर की सीढ़ियों पर चला गया। अगले 3 दिनों तक जब भी मार्ज आंटी उससे ऐसी वैसी बात कहती तो हैरी अपनी झाड़ू की बेहतरीन देखभाल खुद कैसे करे कि मार्गदर्शक पुस्तिका के बारे में सोचने लगता। ये तरकीब सफल रही क्योंकि इससे उसके चेहरे पर एक सपाट भाव आ जाता। उसे देखकर मार्ज आंटी अब ये कहने लगी थी कि वो मंदबुद्धि है। आखिरकार मार्ज की यात्रा की आखिरी शाम आ गई। पेटूनिया आंटी ने बेहतरीन डिनर तैयार किया और वर्नॉन अंकल ने शराब की कई बोतलें खोल ली। सूप और मछली के दौरान हैरी की गलतियों का कोई जिक्र नहीं हुआ। जब सब लोग लेमन मेरिंग पाई खा रहे थे तो वर्नॉन अंकल अपनी ड्रिल बनाने वाली कंपनी ग्रनिंग्स के बारे में विस्तार से सबको बोर करने लगे। फिर पेटूनिया आंटी ने कॉफी बनाई और वर्नॉन अंकल ब्रांडी की बोतल लेकर आ गए। मार्ज तुम तो नहीं लोगी? मार्ज आंटी पहले ही काफी पी चुकी थी और उनका बड़ा चेहरा लाल हो गया था। एक छोटा सा, उन्होंने हंसते हुए कहा, थोड़ा सा और थोड़ा सा और ये हुई ना बात। डडली पाई का चौथा टुकड़ा खा रहा है। पेटूनिया आंटी अपनी छोटी उंगली बाहर निकालकर कॉफी की चुस्कियां ले रही थी। दरअसल हैरी अपने बेडरूम में छिप जाना चाहता था, लेकिन वर्नॉन अंकल की गुस्से भरी छोटी आंखें देखकर वो समझ गया कि उसे यहीं बैठकर ये सब झेलना होगा। मार्ज आंटी ने अपने होंठ चाटते हुए ब्रांडी के खाली गिलास को रखते हुए कहा, बहुत अच्छा पेटूनिया, इससे थोड़ी ताकत मिल जाती है। 12 कुत्ते हैं ना मेरे पास, देखभाल भी तो करनी है। उन्होंने अपने मोटे पेट को डकार लेकर थपथपाया। माफ करना, मुझे खाते पीते बच्चे अच्छे लगते हैं। उन्होंने डडली की तरफ आंख मारते हुए कहा, तुम बिल्कुल सही हो डडली, बिल्कुल अपने पिता की तरह। हाँ वर्नॉन, थोड़ी सी ब्रांडी और। दूसरी तरफ ये बच्चा, उन्होंने हैरी की तरफ सिर हिलाते हुए कहा, जिसने अपने पेट में मरोड़ महसूस की। उसने जल्दी से सोचा, पुस्तिका को याद करो। ये बच्चा तो छोटा और घटिया दिखता है, कुत्तों के साथ भी ऐसा ही होता है। अभी पिछले साल की बात ले लो, मैंने कर्नल पॉपस्टर से एक कुत्ते को डुबाकर मारने को कहा था। छोटा सा कुत्ता था, बड़ा कमजोर, सही विकास नहीं हुआ था। हैरी ने किताब के 12वें पेज को याद करने की कोशिश की, जिसमें जादुई झाड़ुओं की गड़बड़ी दूर करने का मंत्र लिखा होगा। ये सब खून का असर है, जैसा मैं उस दिन कह रही थी। गंदा खून तो गंदा रहेगा। बुरा मत मानना पेटूनिया, मैं तुम्हारे परिवार की बुराई नहीं कर रही। उन्होंने पेटूनिया आंटी के पतले हाथ पर अपना फावड़े जैसा हाथ रखते हुए कहा, पर सच तो यह है कि तुम्हारी बहन गड़बड़ थी। ऐसा अच्छे से अच्छे परिवारों में भी होता है। फिर वो एक आवारा के साथ भाग गई और रिजल्ट हमारे सामने है। हैरी अपनी प्लेट को घूर रहा था। उसके कानों में घंटी बज रही थी। उसने सोचा, झाड़ू के निचले सिरे को कसकर पकड़ो, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि इसके बाद क्या आता है। मार्ज आंटी की आवाज वर्नॉन अंकल की ड्रिल की तरह उसके कानों में जा रही थी। मार्ज आंटी ने जोर से कहा, और इसका बाप। उन्होंने ब्रांडी की बोतल को पकड़ा और अपने गिलास में डालते समय टेबल क्लॉथ पर ब्रांडी छलकाते हुए बोली, तुमने मुझे ये नहीं बताया कि वो करता क्या था। वर्नॉन अंकल और पेटूनिया आंटी तनाव में थे। डडली ने अपने पाई से नजरें हटाकर मम्मी डैडी को देखा। वर्नॉन अंकल ने हैरी की तरफ कनखियों से देखते हुए कहा, वो काम नहीं करता था, वो बेरोजगार था। यही उम्मीद तो थी मुझे। मार्ज आंटी ब्रांडी का बड़ा घूंट लेते हुए बोली। फिर उन्होंने अपनी आस्तीन से ठुड्डी पहुंचते हुए कहा, निकम्मा, निठल्ला, आलसी, शराबी, आवारा। वो ऐसे नहीं थे, हैरी अचानक बोला। टेबल पर खामोशी छा गई। हैरी कांप रहा था। जिंदगी में पहले कभी उसे इतना गुस्सा नहीं आया था। वर्नॉन अंकल का चेहरा सफेद पड़ गया। वो चिल्लाए, और ब्रांडी लोगी मार्ज? उन्होंने मार्ज आंटी के ग्लास में पूरी बोतल डाल दी। फिर हैरी से घुराकर कहा, लड़के तुम बिस्तर पर जाओ, चलो। नहीं वर्नॉन, मार्ज आंटी ने हिचकियां लेते हुए हाथ उठाया और छोटी लाल आंखें हैरी पर टिका दी। आगे बोलो लड़के, तुम्हें अपने माता पिता पर बड़ा घमंड है, जो कार दुर्घटना में मरे थे। मुझे लगता है शराब के नशे में धुत होगा बाप तुम्हारा। वो कार दुर्घटना में नहीं मरे थे, हैरी ने कहा, जो खड़ा हो गया था। कार दुर्घटना में ही तो मरे थे, झूठे कहीं के। और तुम्हें अपने सज्जन मेहनती रिश्तेदारों के सिर पर बोझ की तरह छोड़ गए।
मार्ज आंटी गुस्से से फूलते हुए चीखी, तुम एक पूरे घटिया। लेकिन मार्ज आंटी की बोलती बंद हो गई। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे उन्हें शब्द ना मिल रहे हो। ऐसा लगा कि वो गुस्से में फूल रही थी, पर उनका फूलना बंद नहीं हुआ। उनका बड़ा लाल चेहरा फैलने लगा, उनकी छोटी आंखें बाहर निकलने लगी और उनका मुंह इतना खुल गया कि वो बोल नहीं सकती थी। अगले ही पल उनके जैकेट के कुछ बटन टूट गए। वो किसी बड़े गुब्बारे की तरह फूल रही थी। उनका पेट इतना फूल गया था कि उनका बेल्ट टूटा और गिर गया। उनकी हर उंगली बेलन जैसा फूल रही थी। जब मार्ज आंटी का शरीर कुर्सी से छत की तरफ उठने लगा तो वर्नॉन अंकल और पेटूनिया आंटी एक साथ चीखे, मार्ज। वो पूरी तरह गोल हो चुकी थी और उनके हाथ पैर मोटे। जब वो हवा में उड़ती हुई ऊपर जा रही थी तो रिपर भौंकता हुआ कमरे में आया। आई! वर्नॉन अंकल ने मार्ज का पैर पकड़कर उन्हें नीचे खींचने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में वो भी फर्श से ऊपर उठ गए। अगले ही पल रिपर ने झपटकर वर्नॉन अंकल के पैर में अपने दांत कड़ा दिए। इससे पहले कोई और उसे रोके, हैरी डाइनिंग रूम से दौड़कर बाहर आ गया। वो सीढ़ियों के नीचे बड़ी अलमारी की तरफ गया। उसके वहां पहुंचते ही अलमारी का दरवाजा जादू से अपने आप खुल गया। कुछ ही पल में वो अपने संदूक को खींचकर घर के सामने वाले दरवाजे तक ले आया। फिर वो सीढ़ियों पर दौड़कर चढ़ा, बिस्तर के नीचे वाले फर्श पर रखे ढीले बोर्ड को खींचा, उसके अंदर से अपनी किताबों और जन्मदिन के तोहफे वाला तकिए के कवर को झपटकर बाहर निकाला। कमरे से बाहर निकालते समय उसने हेडविग का खाली पिंजरा भी उठा लिया। धड़धड़ाते हुए वो अपने संदूक के पास पहुंचा ही था कि वर्नॉन अंकल डाइनिंग रूम से बाहर निकले। उनका एक पैर खून में लथपथ था। वो बोले, वापस आओ और ठीक करो उसे। लेकिन हैरी तो गुस्से से पागल हो चुका था। उसने संदूक को लात मारकर खोला, उसमें से छड़ी निकाली और वर्नॉन अंकल पर तान दी। हैरी ने उस तेज तेज सांस लेते हुए कहा, वो इसी लायक थी, उन्हें जो सजा मिली वो उसी के लायक है, आप मुझसे दूर ही रहना। उसने दरवाजे के हैंडल को पकड़ने के लिए हाथ पीछे बढ़ाया। हैरी ने कहा, बहुत हो चुका, मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। और उसने अगले ही पल बाहर निकलकर अंधेरी सड़क पर पहुंच गया। वो अपना भारी संदूक खींच रहा था और हेडविग का पिंजरा उसकी बाह में दबा था।